Motivator and guide to IAS aspirant, international motivational speaker, leadership trainer, CEO, coach, political strategist and policy advisor. दैव मेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्राव परे यज्ञम यज्ञेनो जुहति। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भलीभूति पूजा करते हैं और कुछ ब्रह्मा रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। इस श्लोक को मैंने श्रीमद् भगवत गीता से लिया है और अब डेल कार्नेगी की पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक लोक व्यवहार से कुछ अच्छी बातें बताऊंगा। बहुत ही शानदार बुक है ये, बहुत ही शानदार बुक है। इसको ध्यान से सुनिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। मुझे अब पूरा विश्वास हो चुका है कि अगर किसी आदमी को सीधे सीधे बता देते हैं कि वह गलत है तो इससे कोई लाभ नहीं होता, बल्कि काफ़ी नुकसान होने का संदेशा रहता है। इस तरह आप सिर्फ उस व्यक्ति के स्वाभिमान को चोट पहुंचाते हैं और अपने आप को बुरा बना लेते हैं। हम एक और उदाहरण लें और याद रखें, मैं जो प्रकरण बता रहा हूं वे हजारों लोगों के अनुभव हो सकते हैं। आरबी क्राउले न्यूयॉर्क की एक लंबर कंपनी में सेल्समैन था। क्राउले ने माना कि वह सालों से सख्त दिल लंबर इंस्पेक्टर को बता रहा था कि वे गलत थे और कई बहसों में जीता भी था, परंतु इससे उसे कोई फायदा नहीं हुआ था। क्राउले ने कहा, लंबर इंस्पेक्टर बेसबॉल के अंपायर की तरह होते हैं, एक बार वे फैसला सुना देते हैं तो फिर उसे नहीं बदलते। मिस्टर क्राउले ने देखा कि बहस में जीतने की वजह से उनकी फर्म को हजारों डॉलर का नुकसान हो रहा है। बहस में जीतने की वजह से उनकी फर्म को हजारों डॉलर का नुकसान हो रहा है, इसलिए मेरे कोर्स में भाग लेने के दौरान उन्होंने अपनी तकनीक बदल ली और बहस करना छोड़ दिया। दोस्तों, बहस करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। बहस करना छोड़ दिया। इसका परिणाम क्या हुआ, यहाँ उनकी कहानी बताई जा रही है जो उन्होंने अपनी क्लास के सामने सुनाई। एक सुबह मेरे पास एक फ़ोन आया। फ़ोन के दूसरे छोर से एक गुस्सैल और चिंतित आदमी ने मुझे यह बताया कि हमने उसके प्लाट में जो लंबर सप्लाई की थी वह बेहद घटिया क्वालिटी की थी। उसकी फर्म ने माल को उतरवाना बंद कर दिया और अब वे हमसे यह चाहते हैं कि हम उस स्टॉक को उनकी यार्ड से तत्काल उठवाने का बंदोबस्त करें। यह चौथाई ट्रक खाली होने के बाद लंबर इंस्पेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दी कि लंबर का स्तर अपेक्षित क्वालिटी से 55% कम था। इन परिस्थितियों में उनके पास पूरा माल वापस करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। यह सुनते ही मैं तत्काल उस फर्म के गोदाम की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में मैंने उस समस्या से निपटने की रणनीति बनाई। आमतौर पर मैंने उन परिस्थितियों में बहस की होती, नियम बताए होते, लंबर इंस्पेक्टर के रूप में अपने ज्ञान और अनुभव की डींग हाँकी होती, जिससे सामने वाले इंस्पेक्टर के दिमाग में यह घुस जाए कि लंबर की क्वालिटी अच्छे ग्रेड की है और वह गलती पर था। परंतु मैंने कोर्स में सीखे हुए तरीके आजमाने का फैसला किया। जब मैं प्लांट पे पहुंचा तो मैंने देखा कि लंबर इंस्पेक्टर और प्लांट का मैनेजर बहस करने और झगड़ने के पूरे मूड में थे। हम ट्रक के पास पहुंचे जिससे सामान उतारा गया। मैंने आग्रह किया कि वे पान उतारना जारी रखें ताकि मैं देख सकूं कि माल की क्वालिटी कैसी है। मैंने इंस्पेक्टर से कहा कि घटिया सामान को निकलवा कर अलग रखता जाए और अच्छे माल को निकलवा कर दूसरी तरफ रखता जाए, जैसे वह मेरे आने से पहले कर रहा था। कुछ समय तक उसे ऐसा करते देखने के बाद मैं समझ गया कि उसकी जाँच बहुत सख्त थी और वह नियमों का गलत इस्तेमाल कर रहा था। वह लंबर सफ़ेद पाइन का था और मैं जानता था कि उस इंस्पेक्टर को हार्डवुड का ज्ञान है, जबकि उसे सफ़ेद पाइन के बारे में कोई खास समझ नहीं है। मैं सफ़ेद पाइन का विशेषज्ञ था, परंतु क्या मैं उसके ज्ञान पर कोई उंगली उठाई? बिल्कुल नहीं। तो किसी भी व्यक्ति की ज्ञान के ऊपर उंगली उठाइए मत। मैं देखता गया और धीरे धीरे उससे पूछता गया कि अमुक टुकड़े में क्या क्या गड़बड़ी। मैंने एक बार भी यह नहीं जताया कि इंस्पेक्टर गलत हो सकता है। मैं बार बार उसी बात पर जोर देता रहा कि मेरे सवाल पूछने का एकमात्र कारण यह था कि मैं भविष्य में उनकी फर्म को वही का माल भिजवाऊं जिससे वे संतुष्ट हो सके। जब मैंने उस बात पर लगातार जोर दिया कि जिन टुकड़ों में वे संतुष्ट नहीं है उसे अलग रखना उचित है, तो मेरे दोस्ताना तरीके और सहयोगी ढंग से पूछे गए सवालों से हमारे बीच की दुश्मनी की दीवार पिघल गई। मैंने उन्हें सावधानी से सुझाव दिया कि शायद वे ज़्यादा महंगा माल चाहते थे क्योंकि उन्हें इससे बेहतर क्वालिटी की ज़रूरत थी। इससे उनके मस्तिष्क में विचार आ गया और उन्होंने जिस ग्रेड का माल मंगवाया था, कई रिजेक्टेड टुकड़े दरअसल उस ग्रेड के मान से बिल्कुल ठीक बैठते थे। फर्म के मैनेजर ने माना कि उन्हें सचमुच बेहतर क्वालिटी के और महंगे माल की ज़रूरत थी। मैं बहुत सावधान था कि कहीं वह यह न सोचने लगे कि मैं इस विषय को मुद्दा बना रहा हूँ। धीरे धीरे उसका
पूरा नज़रिया बदल गया। लंबर इंस्पेक्टर ने अंततः यह मान लिया कि उसे सफ़ेद पाइन का कोई खास अनुभव नहीं है और फिर मुझसे हर टुकड़े के बारे में सवाल पूछने लगा। मैं उसे बताता रहा कि यह टुकड़ा उसी ग्रेड में क्यों आता है जिस ग्रेड का ऑर्डर दिया गया है, परंतु मैं ये कहता रहा कि अगर उसे यह लगता है कि वह सही नहीं है या उनके काम का काम नहीं है तो उसे अलग रख दें। आखिरकार वह इस स्थिति में आ गया जहाँ वह हर टुकड़े को रिजेक्ट करते समय अपराध बोध से ग्रस्त होने लगा। अंततः उन्हें यह समझ में आ गया कि गलती उन्हीं की थी, क्योंकि उन्होंने उतने अच्छे ग्रेड के माल का ऑर्डर नहीं दिया था जितने अच्छे ग्रेड की उन्हें ज़रूरत थी। दोस्तों, आगे की कहानी कल, लेकिन मैं आपसे ज़रूर आगाह करूंगा, किसी भी व्यक्ति को उसी के सामने गलत कहना आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। डेल कार्नेगी की प्रसिद्ध पुस्तक लोक व्यवहार। द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ टुडेज आर सोर्स दैनिक जागरण, नव भारत टाइम्स। सत्ता में आए तो तिब्बत में जुल्म ढाने वाले चीनी अफसरों को नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन ने तिब्बत पर नियंत्रण बढ़ाने की चीन योजना को निंदा की। उन्होंने कहा कि अगर वह सत्ता में आते हैं तो उनका प्रशासन तिब्बत में मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाएगा। कुछ दिनों पहले ही चीन सरकार ने तिब्बत पर नियंत्रण को विस्तार देने की अपनी योजना की घोषणा की। इसके तहत तिब्बत के लोगों के साथ मानवाधिकारों का उल्लंघन और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता और गरिमा का हनन जारी रह सकता है। बिडेन ने कहा, मेरा प्रशासन तिब्बत में मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाएगा। रेडियो फ्री एशिया और वॉइस ऑफ अमेरिका रेडियो सेवाओं में तिब्बत भाषा सेवा को भी शामिल करेगा, जिससे दुनिया की जानकारी तिब्बत के लोगों तक पहुंच सके। साथ ही तिब्बत के लोगों के समर्थन में कई अन्य कदम भी उठाएंगे। उन्होंने कहा कि वह राष्ट्रपति बनने पर दलाई लामा से मुलाकात करेंगे और तिब्बत मामलों के लिए एक नया विशेष समन्वयक नियुक्त करेंगे और इस बात पर जोर देंगे कि चीन की सरकार अमेरिका राजनयिकों और पत्रकारों समेत अमेरिकी नागरिकों की तिब्बत तक पहुंच को बहाल करे। बिडेन ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप ने जहां तिब्बत के लोगों से मुंह फेर लिया था, वहीं बिडेन हैरिस प्रशासन उनके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। बिडेन ने ट्रंप प्रशासन पर चीन के प्रति कमजोर नीति अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह शर्मनाक है, लेकिन कतई आश्चर्य की बात नहीं है कि 3 दशकों में ट्रंप पहले ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो दलाई लामा से न मिले और ना ही उनके समर्थन में कोई बयान जारी किया। मॉस्को में मिले भारत चीन के रक्षा मंत्री। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव घटाने के लिए बीजिंग के आग्रह पर हुई वार्ता। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तकरीबन 4 महीने से जारी सैन्य तनाव को दूर करने के लिए भारत चीन के बीच उच्च स्तरीय बैठकों का दौर शुरू हो गया है। शुक्रवार को देर रात मॉस्को में चीन की पहल पर दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की अगुवाई में बातचीत हुई। भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे शुरू हुई यह बैठक तकरीबन 2.5 घंटे चली। वार्ता को लेकर दोनों तरफ से रात 12:30 बजे तक कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया। भारतीय रक्षा मंत्रालय कार्यालय ने ट्वीट किया, जानकारी दी कि बैठक 2.5 घंटे चली है। बैठक में रक्षा सचिव अजय कुमार और रूस में भारत के राजदूत डीबी वेंकटेश वर्मा भी शामिल हुए। 30 और 31 अगस्त को लगातार 2 दिन दोनों देशों के बीच एलएसी पर सैन्य झड़पों के बाद चीन का रवैया बदला दिख रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंग की मुलाकात ने अगले गुरुवार को मॉस्को में ही दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात की राह भी खोल दी। सूत्रों ने बताया कि राजनाथ सिंह और वेई फेंग के बीच मुलाकात में लद्दाख के मौजूदा तनाव और इसे दूर करने के भावी तौर तरीके पर बहुत ही गहराई से बातचीत हुई। इस साल मई के पहले हफ्ते से ही पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर कई स्थलों पर चीनी सैनिकों के अतिक्रमण के कारण वहां हालात तनावपूर्ण हैं। भारतीय सैनिकों ने एलएसी पर कई अहम और संवेदनशील क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, जहां से चीनी सैनिकों की हर हरकत पर अच्छे से नज़र रखी जा सकती है। प्रधानमंत्री ने समझाया कैसा हो आईपीएस ऑफिसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश के युवा आईपीएस अधिकारियों को संबोधित किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी के दीक्षांत परेड में प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से जुड़े। मोदी ने कहा, सामान्य मानवीय पर प्रभाव पैदा करना या सामान्य मानवीय में प्रेम का सेतु जोड़ना, यह तय कर लीजिए
अगर आप प्रभाव पैदा करेंगे तो उसकी उम्र बहुत कम होती है, लेकिन प्रेम का सेतु जोड़ेंगे तो आप रिटायर हो जाएंगे, तब भी जहां आपकी पहली ड्यूटी रही होगी वहां के लोग आपको याद करेंगे। कहेंगे कि 20 साल पहले एक ऐसा नौजवान अफसर आया था जो हमारी भाषा तो नहीं जानता था, लेकिन अपने व्यवहार से लोगों के दिलों को जीत लिया था। आप एक बार जनसामान्य के दिलों को जीत लेंगे तो उनका नज़रिया अपने आप में बदल जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, हर जगह 2-4 लोग हमसे चिपकने की कोशिश करते हैं, कहते हैं साहब गाड़ी की ज़रूरत हो तो बता देना, व्यवस्था कर देते हैं। ऐसे कई सेवादार आ जाते हैं, उस चक्कर में फंस गए तो फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मोदी ने कहा कि लीडरशिप में सक्सेस होना है तो कान पर ताला नहीं फिल्टर लगा दीजिए, इससे जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही पहुंचेंगी, कूड़ा कचरा दिमाग में नहीं पहुंचेगा। मन मंदिर को साफ रखें। मोदी ने कहा, वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान देश में पुलिस का मानवीय पक्ष सामने आया है। एक महिला अधिकारी के सवाल का जवाब देते हुए मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को प्रशंसा करते हुए कहा, वे प्यारे लोग हैं। उन्होंने कहा, मैं उन लोगों के साथ बहुत जुड़ा हुआ हूँ, वे आपके साथ बेहद प्यार से पेश आते हैं। बड़े सितारों में ड्रग्स का ग्लैमर। सुशांत सिंह राजपूत मामले में इस आर्टिकल को लिखने वाले व्यक्ति हैं अजय ब्रह्मात्मज। नवभारत टाइम्स में इन्होंने लिखा है इसको। सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स का एंगल आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तहकीकात शुरू हो गई है। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई और ऐसा लगा रहा है कि इस जांच में कड़ी से कड़ी जुड़ती गई, जो कुछ लोकप्रिय सितारों की जांच की जद में आ जाएंगी। याद करें, पिछले साल जुलाई में 29 सेकंड का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के अनेक पॉपुलर और चमकते चेहरे शकुन बत्रा, दीपिका पादुकोणे, मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर, शाहिद कपूर, रोहित धवन, वरुण धवन, जोया अख्तर, विकी कौशल, अयान मुखर्जी, नताशा दलाल और रणबीर कपूर आदि तंद्रा अवस्था में दिखे थे। यह वीडियो करण जौहर ने बनाया था। वीडियो के बारे में कहा गया कि यह ड्रग्स पार्टी से संबंधित है, लेकिन उसका जोरदार खंडन हो गया था और बाद में खत्म हो गई थी। अभी फिर यह वीडियो दिखाया जा रहा है और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर निशाना साधा जा रहा है। कंगना रनौत ने अपने बयान में बड़े स्टारों की पार्टियों में ड्रग्स के चलन की बात कही। मीडिया ने उसे पूरी इंडस्ट्री का 99% मान लिया। बाद में कंगना ने स्पष्ट किया कि बड़े स्टारों की पार्टी यानी 29 सेकंड वाली इस वीडियो में दिखे थे। कंगना रनौत के आरोप पर खुद उनसे भी बात की जानी चाहिए, क्योंकि उनके मुताबिक यह स्वयं ऐसी पार्टियां गवाह रही हैं। उन्होंने तो बाद में कुछ कलाकारों के नाम भी लिए। उनकी जांच होनी चाहिए। उनके आरोपों पर अवश्य ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की नज़र होगी। सामान्य रूप से मुंबई और विशेषकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स के चलन की खबरें आती रही हैं। घाटकोपर, जुहू और लोखंडवाला जैसे इलाकों में कैफ़े, नुक्कड़ और गलियों में अनगिनत युवा ड्रग्स का आदान प्रदान करते नजर आ सकते हैं। एक सर्वेक्षण के मुताबिक हर 20 में से एक युवक ने कभी न कभी ड्रग्स का इस्तेमाल किया होता है। इस 5% का पूरी आबादी के अनुपात में आकलन करें तो संख्या भयावह होगी, लेकिन हमारी चिंता अभी सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और उनके चमकते चेहरे हैं। एक युवा फिल्म निर्देशक के मुताबिक नया व्यक्ति ज़्यादातर साथियों के दबाव में नशे का सेवन करता है। उसके अनुसार सेवन करने वाले फिल्म कर्मियों की मंडली होती है, जिसमें कलाकार, तकनीशियन, निर्देशक, निर्माता और फाइनेंसर होते हैं। यह मंडली में हैसियत, प्रतिभा और रसूख के अनुसार एंट्री मिलती है। ऐसी पार्टी में महंगे ड्रग्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है। इन पार्टियों के क्लाइमेक्स में ही आनंद की लहरों के बीच मर्यादाएं, दूरियां और आशंकाएं टूटती हैं और नई फिल्मों के प्रपोजल बनते हैं, कास्टिंग होती है और यकीन करें फिल्में भी बनती हैं। यह एक ऐसी मजबूत श्रृंखला और घेराबंदी है जो बाहर से नहीं दिखाई पड़ती। यकीनन हिंदी फिल्मों में ड्रग्स को ग्लोरीफाई किया है। हालांकि कुछ फिल्मों ने चरित्र का पतन और विघटन भी दिखाया जाता है। पहले ही फिल्मों में निराश, हताश और प्यार में चोटिल नायक शराब की शरण ले लेते थे। पिछले 20 सालों में उन्हें ड्रग्स लेते दिखाने का चलन बढ़ा है। देवदास पर बनी फिल्मों का उदाहरण लें तो बिमल राय की देवदास, संजय लीला भंसाली की देवदास और अनुराग कश्यप की देवडी के नायकों पर देख सकते हैं। देवडी का नायक शराब और ड्रग्स में लिप्त होता है। पिछले 20 सालों की फिल्मों में कमीने 2009, पंख 2010, शैतान 2011, 7 खून माफ 2011, दम मारो दम 2011, गोवा गॉन 2013 में ड्रग्स में लिप्त किरदार नजर आते हैं।
देवानंद ने 1971 में हरे रामा हरे कृष्णा में नशे के दुष्प्रभाव में आई बहन को बचाने के प्रयास में जूझते नायक का प्रभावी चित्रण किया था। जलते बदन 1973, खामोश 1985 जैसे फिल्मों में भी हमने ये सब देखा। मधुर भंडारकर ने फैशन 2008 में ड्रग्स के प्रयोग और प्रभाव को सोनाली गुजराल, कंगना रनावत के जरिए पेश किया था। करियर में ढलान, प्रतियोगिता, मनचाही मंजिल न पाने की निराशा, अकेलापन, सच्चाई से विमुखता आदि विजयों से यह ड्रग्स का शिकार होती हैं और अंतोतगत्वा उसका दर्दनाक अंत होता है। कहते हैं कि मशहूर मॉडल गीतांजलि नागपाल से यह किरदार प्रेरित था। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में यह भ्रामक धारणा फैली हुई है कि ड्रग्स के सेवन से एकाग्रता, ऊर्जा स्वीता और यौन क्षमता बढ़ जाती है। कुछ मामलों में व्यर्थ की चिंता, परेशानी और मानसिक संतुलन की स्थिति में डॉक्टर जो दवाएं लेने की सलाह देते हैं वे भी एक समय के बाद आदत बन जाती है, क्योंकि नशीले पदार्थों से एक प्रकार की निर्भरता की निहित प्रवृत्ति रहती है। हमें यह तथ्य से इनकार नहीं किया जाना चाहिए कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का इन व्याधियों और दुर्गुणों के साथ भी कुछ नया रचने और फिल्म बनाने से नहीं चूकती। जानकारों के साक्षात अनुभव है कि नशे की आदत के शिकार कलाकार और फिल्मकार हाथ में लिया काम जरूर पूरा करते